Hello बच्चों, hello all of you. How are you all? Myself Siddharth Singh and I welcome you all on our online platform My Classroom, जिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनएसओ को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम क्लास 7th के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के सेक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। साइंस सेक्शन क्या क्या डिविजन्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ हम देखते हैं। एक बार गाइडलाइंस भी समझ लेते हैं। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको एक आइडिया देना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन होता है, आपकी प्रिपरेशन में आपको कौन से टॉपिक पे मोर फोकस करना है। इन चीजों को हम मेनली इस डिस्कशन के अंदर हम आगे लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गाइडलाइंस से। देखो गाइडलाइंस की अगर मैं कुछ बातें करूं इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहला पार्ट ये है कि जब आप वहां पर पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स प्रोवाइडेड होंगे टू फिल अप द इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ ऑन द ओएमआर शीट। इंफॉर्मेशन जैसे उसके अंदर आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास रोल नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, इन सब चीजों में आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसको आप एज इट इज फिल अप कर दोगे। एंड सेकेंड की अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर के अंदर मेनली हमारे पास 3 डिविजन्स होंगे। पहला डिवीजन लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा साइंस एंड थर्ड इज अचीवर सेक्शन, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस सेक्शन और अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन होंगे। अचीवर सेक्शन के वेटेज की बात करी जाए तो वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और लॉजिकल रीजनिंग, साइंस या उसके अलावा जो भी मतलब ये जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए हमें पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होंगे। सिंगल करेक्ट मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको मार्क करना होगा। दूसरा, आप उसको ओएमआर में कैसे फिल करोगे जो भी आपका आंसर होगा। तो जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उस क्वेश्चन नंबर के आगे 4 सर्कल्स होंगे ABCD के, जिसमें से जो भी करेक्ट आंसर आपका मार्क्ड होगा आप उस सर्कल को फिल कर दोगे। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप ये पेपर देने जा रहे हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर को ऑफ द ईयर 2021, जिसमें हम साइंस सेक्शन में केमिस्ट्री सेक्शन को डील करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई PQR, PQ एंड S, जिसमें ये डिफाइन किया हुआ है। PQR एंड S है, जिसमें ये डिफाइंड है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, लिखी हुई है। PQR एंड S मुझे डिफाइन करना है। तो देखो सबसे पहले P की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसने बोला है कि इंडिकेटर विच टर्न्स येलो इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड रेड इन विनेगर। तो देखो अगर येलो चेंज आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज बेसिक मीडियम एंड रेड इन विनेगर दैट इज एसिडिक मीडियम, तो कौन सा इंडिकेटर हो सकता है? ये तो मिथाइल ऑरेंज ही तो होता है जो एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में येलो चेंज थे। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं इस वाले केस में दैट जो P होगा वो मिथाइल ऑरेंज हो सकता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर विच शोज पिंक कलर इन सुगर सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन विंडो क्लीनर। देखो अगर मैं चाइना रोज इंडिकेटर की बात करूं तो पिंक कलर वो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जहां पे एसिडिक बेसिक मीडियम नहीं प्रोवाइडेड होता उसमें पिंक कलर, एसिडिक मीडियम में बेजेंटा टाइप का कलर और बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर शो करता है। विंडो क्लीनर के अंदर बेसिक मीडियम होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस होते हैं जनरली वो। तो विंडो क्लीनर दैट इज बेसिक के अंदर ग्रीन कलर आ रहा है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर आ रहा है। मैं डिफाइन कर सकता हूं ये चाइना रोज इंडिकेटर की बात हो रही है। नेक्स्ट है इंडिकेटर विच शो येलो कलर इन कॉमन सॉल्ट एंड रेड कलर इन डिटर्जेंट। तो ये तो देखो टर्मेरिक इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिक मीडियम में रेड और सॉल्ट में येलो कलर। तो ये हो गया टर्मेरिक की प्रॉपर्टी, टर्मेरिक इंडिकेटर की। और इंडिकेटर विच रिमेन्स कलरलेस इन टेमरिंड जूस बट टर्न्स पिंक इन लाइम वाटर। देखो टेमरिंड जूस की अगर मैं बात करूं तो ये एसिडिक होता है, टार्टरिक एसिड की प्रेजेंस होने की वजह से इमली जो होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंस की वजह से एसिडिक हो जाता है। और लाइम वाटर बेसिक होता है, तो बेसिक में पिंक है, एसिडिक में कलरलेस है, मतलब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होगा। मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूं इस वाले केस में
ये एक फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया, हमें चारों इंडिकेटर्स की नॉलेज मिल गई। मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, टर्मेरिक एंड फिनोप्थिलीन इंडिकेटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। तो सही स्टेटमेंट है, हम क्रिस्टलाइजेशन से यही तो करते हैं कि जो प्योर सैंपल होता है, जो हमें प्योर सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस निकालना होता है, वो उससे सेपरेट आउट हो जाता है, क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, और जो इंप्योरिटीज है इट रिमेन इन द सॉल्यूशन। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से तो हम सॉल्ट को सी वाटर से नहीं निकालते। मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इस केस के अंदर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स इन दिस केस। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सेपरेशन टेक्निक का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का है, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट डिफाइंड है और पूछा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। कहता है कि ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिडिटी इन सॉइल। देखो अगर एक्सेस एसिडिटी है तो उसके अंदर हम बेसिक मैटर्स, बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है इंडाइजेशन इज कॉज्ड बाय हाई एसिडिटी इन द स्टमक। तो हाई एसिडिटी की वजह से यस इंडाइजेशन हो रहा है, which can be cured by taking vinegar solution which is basic in nature। देखो विनेगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने इसको डाइजेशन में पढ़ा होगा कि जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो एक्सेस ऑफ द एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो आपको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। एसिड एडिशन से थोड़ी एसिडिटी खत्म होगी, बेस उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बट विनेगर तो एक बेसिक एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये तो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एंड बाइट कैन बी क्योर्ड बाय अप्लाइंग सोडियम कार्बोनेट ऑन द स्किन। ये स्टेटमेंट ठीक है। जो एंड बाइट होती है वो एसिड इजेक्ट आउट करता है, मिथेनोइक एसिड। तो अगर कोई एसिड इजेक्ट आउट हुआ है तो उसका न्यूट्रलाइजेशन किसी बेसिक सब्सटेंस से हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का बेसिक नेचर है। टूथपेस्ट कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच प्रिवेंट्स टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड्स इन द माउथ। देखो सबसे पहले टूथपेस्ट के अंदर, जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस ही होता है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कुछ हैं और भी अदर डिफरेंट कॉम्पोजिशन में सब्सटेंसेस होते हैं। और माउथ के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो मीडियम को एसिडिक करते हैं, जिसकी वजह से वो मीडियम एसिडिक हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट तो है नहीं इस वाले केस में। तो मैं अगर मोर एप्रोप्रिएट करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, सी पार्ट की एंड बाइट को क्योर किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट अप्लाई करके ऑन दी स्किन। फिर नेक्स्ट पार्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का एक क्वेश्चन है। पहला कहता है स्टोन इज ओपेक एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। तो पहली तो बिल्कुल बेसिक सी सही स्टेटमेंट। जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो ओपेक होता है, उसमें से आर पार नहीं दिखता। लेकिन ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर से आर पार बिल्कुल दिखता है। सैंड इज मोर डेंस देन वाटर व्हाइल सॉडस्ट इज लेस डेंस देन वाटर। देखो सैंड मोर डेंस है तभी सेटल डाउन करता है, और सॉडस्ट लेस डेंस है तभी वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो सही स्टेटमेंट है ये भी। फिर कह रहा है विनेगर इज मिसिबल विद वाटर व्हाइल ग्लिसरीन इज इमिसिबल विद वाटर। ग्लिसरीन भी मिसिबल होता है वाटर के साथ, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट कह रहा है चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व थोड़ी हो जाता है। बट ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, ये सही है, ग्लूकोज डिसॉल्व्स इन वाटर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो मैं करेक्ट आंसर इस केस में डिफाइन कर सकता हूं ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, दैट इज फर्स्ट आंसर हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक और इंडिकेटर का क्वेश्चन। देखो एक पेपर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक और इंडिकेटर पार्ट, मतलब इंडिकेटर्स एसिड बेसिस, इनके क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे इसने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करा है। इसने बोला है कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस था पी, जिसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालते ही पिंक कलर आ गया। तो ऑब्वियसली पिंक कलर आया तो सब्सटेंस का मैं कौन सा नेचर डिफाइन कर सकता हूं, बेसिक, क्योंकि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर आर
पिंक इन बेसिक मीडियम। फिर आपने उसमें क्यू ऐड करा और वो कलरलेस हो गया, तो क्यू मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, एसिड होगा, क्योंकि एसिड एडिशन से जब वो बेस को न्यूट्रलाइज करके मीडियम एसिडिक करेगा एक्सेस एसिड डालने के बाद, तो कलरलेस हो जाएगा वापस। और फिर से आर डालने के बाद पिंक आ गया, फिर से आर डालने के बाद पिंक आ रहा है। तो पिंक कब आता है, जब बेसिक मीडियम होगा, मतलब आर इस वाले केस में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि पी एसिड है, पी बेस है, क्योंकि पहला तो बेस था, फिर क्यू एसिड है और आर बेस है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सेकंड पार्ट ही आ जाएगा, बेस एसिड एंड बेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइमा एक स्टूडेंट है जिसने क्लासिफाई किए कुछ फ्यू चेंजेस, उसमें से कौन से चेंजेस इनकरेक्टली मैच्ड है। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट डिफाइंड है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस तो सही है, इट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है कि जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट फिनोमिना इज एंडोथर्मिक, और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। तो जैसे इस वाले केस में फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस को एक्सोथर्मिक कह रहे हैं, मेल्ट कराने के लिए वो एनर्जी नीडेड होगी, रिक्वायर्ड होगी, आप एनर्जी सप्लाई करोगे जिससे वो बॉन्ड्स इंटरेक्शंस टूटेंगी और वो मेल्ट डाउन होगा, तो इट इज एंडोथर्मिक। तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। स्लेकिंग ऑफ लाइम, यस करेक्ट, इट इज एक्सोथर्मिक। लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम जब हम करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है। वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, करेक्ट है। जब आप हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो ही वो उसके इंटरेक्शंस टूटेंगी और वो लिक्विड से वेपराइज होकर अपनी वेपर फेज में जाएगा, इट इज एंडोथर्मिक। एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज एक्सोथर्मिक, ये भी इनकरेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज एंडोथर्मिक इन नेचर। मतलब अगर मुझे इनकरेक्ट मैच करने थे इसमें, तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड एंड फिफ्थ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकरेक्ट मैचेस हो गए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है फॉर इनकरेक्ट मैचेस। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं इस बॉक्स में जिसको हमने लिस्ट किया हुआ है, और हमें उसे क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो देखो कौन कौन से क्या क्या है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया। तो यहां पे मार्क करते जाना है कौन सा क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर दी एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब फर्स्ट और सेवेंथ। तो फर्स्ट और सेवेंथ इसमें और इसमें मिल रहे हैं, ऊपर वाले दोनों तो एलिमिनेट हो गए। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो कौन सा है इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं डिफाइन करूं तो कॉस्टिक सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाएगा। वीक एसिड डिफाइन किया जाए तो ऑक्सैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये वीक हैं, दैट इज थर्ड एंड एट्थ। और अगला वीक बेसिस डिफाइन करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, विंडो क्लीनर में वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप के बेसिस होते हैं। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक हो गया, लाइम वाटर एक टाइप के वीक बेसिस हो गए। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेसिस, ऑप्शन थर्ड में बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर थर्ड पार्ट हो जाएगा। मतलब ओएमआर में जब आप फिल करोगे तो इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग सी ऑप्शन को आप डार्क सर्कल कर दोगे। तो ये एक नॉर्मल बेसिक क्लासिफिकेशन है, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेसिस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में है तो आपने जितने भी एसिड बेसिस सुने हैं, पढ़े हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक फिजिकल और केमिकल चेंज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अ केमिकल चेंज, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड एंड कीपिंग इट इन द ओपन एयर फॉर 1 आवर। तो ऑब्वियसली ओपन एयर में आप उसको रखोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ केमिकल चेंजेस इंटरनली होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में, तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो इसको भी आप एज अ केमिकल चेंज ही ट्रीट करोगे। अगला है मेकिंग पेपर बोट बाय कटिंग पेपर। अब पेपर को काट के मैं पेपर बोट बना रहा हूं, तो वो केमिकल चेंज थोड़ी हुआ, यहां पे किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, नए सब्सटेंसेस थोड़ी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। फिर कह रहा है कीपिंग एन आयरन नेल इन मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज।
देखो अगर आप आयरन नेल को मॉइस्ट एयर में काफी दिनों के लिए रखते हो तो उस पे क्या होने लगता है, रस्ट लगने लगता है, रस्टिंग होने लगती है। तो वो Fe की रिएक्शन मॉइस्चर ऑक्सीजन इन सब के साथ होती है, जिसकी वजह से रस्ट फॉर्मेशन होता है, आयरन की ऑक्साइड्स बन जाते हैं विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इस केस में केमिकल रिएक्शंस हो गए। थर्ड इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन इन दिस केस। फिर नेक्स्ट चलते हैं अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पे, विच इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, मतलब मुझे क्वेश्चन में डिफाइन करी गई हैं कुछ रिएक्शंस और उसमें मुझे कैटेगराइज करना था कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी न्यूट्रलाइजेशन है, कौन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ये सब चीजें कैटेगराइज करने के लिए पूछा गया था। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। तो अगर कंबाइन कर रहे हैं तो मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूं एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो यहां भी कॉम्बिनेशन हुआ, तो इसको भी मैं कॉम्बिनेशन में ही कैटेगराइज करूंगा। फिर है सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डाला, तो कॉपर विच इज अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस Ag from it and it forms copper nitrate CuNO3 whole twice plus Ag। तो यहां पे मोर रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कैटेगराइज कर सकते हो। मेटल डिस्प्लेसमेंट भी इसी को बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विच इज अ एसिड, और एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। मतलब दिस इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट को हीट करके सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में तोड़ा जा रहा है। NaNO2 on heating gives NaNO2, NaNO3 on heating gives NaNO2 plus O2। तो वो डिकम्पोज कर रहा है। सिंगल सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूटता है तो उन रिएक्शन को हम किस में कैटेगराइज करते हैं, तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं एज डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज कर रहा है तो डीकम्पोजिशन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का टूटना है, जिसको आपने पढ़ा होगा रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में मैं डिफाइन कर सकता हूं इसका करेक्ट आंसर। अब रिएक्शन कैटेगराइज हो गई, अब तो आंसर मार्क हो जाएगा। कह रहा है कि विच आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट के साथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए। फिर उसके बाद इसने बोला सेकंड इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कौन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड, वही जिसमें मोर रिएक्टिव कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस करा। फिर अगला देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, कह रहा है थर्ड के बाद फोर्थ इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें से कौन सी है, ये वाली सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक वाली, ये इस वाले केस में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का केस आ जाएगा फोर्थ। और फिफ्थ अगर मैं डिफाइन करूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है जब HCl और NaOH को आप आपस में मिक्स करोगे, तो जिस बीकर में मिक्स होते हैं वो बीकर वार्म अप हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दैट द एनर्जी इज इवॉल्व। तो मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, डीकम्पोजिशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। बस ये बेसिक रिएक्शंस अगर मुझे पता है तो क्वेश्चन मेरा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकते हैं। तो इसी टाइप के, इसी फॉर्मेट के, इन्हीं टॉपिक को फोकस करते हुए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछेंगे। बाकी इसके अलावा अदर साइंस सेक्शंस, फिजिक्स के, बायो के, अदर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि जो आप पेपर आप देने जा रहे हो उसकी मेरी कैसी प्रिपरेशन है, मुझे उसमें भी कैसे कैसे टॉपिक्स को टारगेट करना है, तो उसके लिए सारे सॉल्यूशंस आपको यहां मिलेंगे। विजिट करिए, वीडियोस देखिए, सीखिए चीजों को,
कहां पर कमी आ रही है उसको समझिए, इंप्रूव करिए, स्कोर भी इंप्रूव करेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल बच्चों, गुड बाय, गुड लक।